स्वागत है आपका स्टडी टेक्निक चैनल में। आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय का जो प्रथम अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके दूसरे भाग की बात करते हैं। इससे पहले हमने जो कणों के बारे में पढ़ा है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ क्या होता है उसके बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से हम लोग जानते ही हैं, आपके मुंह में नाम आ ही गया होगा, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था। बिल्कुल राइट बताया आपने। तीनों अवस्थाएं होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। 2 अवस्थाएं आधुनिक विज्ञान में और भी होती है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। कुछ उदाहरण बताता हूँ। कप, गिलास, पेन, पेंसिल, टेबल, ये सारी बातें, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में लाइए। अब हम इसको हथौड़े से पीटने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं हम? कुछ चीज़ें टूट जाती है, बिखर रही है। कुछ चीज़ें जैसे टेबल वगैरह है, आवाज़ कर रहा है, टूट नहीं रहा है। ये किस प्रकार की अवस्था के उदाहरण है? ये ठोस अवस्था है। इस प्रकार की अवस्था वाले जो पदार्थ है उनको ठोस अवस्था कहते हैं। इस ठोस अवस्था के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, हम एक एक अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या हुआ? हमने कोई वस्तु ली, मान लीजिए बॉल ली, बॉल को कागज़ पे रखा और उसके चारों तरफ पेंसिल से हमने घुमा करके उसकी सीमा बनाने की कोशिश की, तो आसानी से सीमा बन गई। क्यों? क्योंकि इसका आकार निश्चित है। तो हम एक एक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला गुण ये है कि उस वस्तु का आकार निश्चित होता है। किस वस्तु का? जो वस्तुएं ठोस अवस्था में मौजूद है। दूसरे बिंदु की बात करें, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती है। जो भी आकार होता है तो बाहरी सीमाएं होती है, वो बाहरी सीमाएं निश्चित होती है और स्पष्ट रूप से दिखती है। ये ठोस की दूसरी मुख्य विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करें हम कि पदार्थ के कण, हमने पिछले आधे अध्याय में पढ़े हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और क्या होता है? कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठोस की बात करें तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन बहुत नगण्य यानी बहुत ही कम स्थान होता है, ज़्यादा स्थान नहीं होता। फिर बात करते हैं आयतन की। आयतन का मतलब वो वस्तु कितना स्थान घेरती है। हमने पदार्थ की परिभाषा में सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी थी, वस्तु वह है जो स्थान घेरती है। तो वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन है। उसका आकार कैसा भी बदल देंगे ठोस का, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जितना जगह घेरना है वो उतनी ही जगह घेरेगी। अगला बिंदु पढ़ते हैं संपीड्यता। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। क्या है संपीड्यता? संपीड्यता का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर जब दाब लगाते हैं तो दाब लगाने से उस वस्तु के कण नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं और वो वस्तु आकार में थोड़ी कम हो जाती है, उसका आयतन घट जाता है। इस क्रिया को संपीड्यता बोलते हैं। लेकिन ठोस की बात करें तो ठोस की संपीड्यता नगण्य या नहीं के बराबर होती है। ठोस को हम और कंप्रेस नहीं कर सकते और ज़्यादा नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि उसके कण अपने आप में ऑलरेडी इतने करीब करीब होते हैं, जिसको और करीब लाने की कोशिश अगर कर भी लेते तो वो संभव नहीं है, यानी इसकी संपीड्यता नहीं के बराबर होती है। अब ये सारे गुण थे पदार्थ की अवस्था में। सबसे पहली अवस्था ठोस अवस्था की। दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। जो जो बिंदुओं के बारे में हमने ठोस अवस्था के बारे में बात की, उसी बिंदुओं में हम आगे बढ़ते हैं द्रव के अंदर। तो यही विशेषता द्रव के मामले में कैसी होती है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। हमने बात की ठोस के अंदर इसका आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित होता नहीं है। द्रव में पानी, घी, तेल यानी तरल पदार्थ, ये तरल होते हैं। अगर हम इसको टेबल के ऊपर रखें तो इसका आकार निश्चित नहीं होगा, टेबल के ऊपर फैल जाएगी वो। अगर हम इसको किसी बर्तन में डालें तो वो बर्तन का आकार ले लेगी। अगर हम किसी भी छोटे बर्तन बड़े बर्तन में अगर उसको डालते हैं तो उसके हिसाब से जैसा बर्तन है वैसा उसका आकार हो जाता है, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो फैल जाता है। दूसरी बात करें इसकी सीमाओं की, तो इसकी सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है।
जैसे बर्तन में डालेंगे वैसे उसका आकार बन जाता है। तो इसकी सीमाएं भी स्पष्ट नहीं हुई। हम चाहते हुए भी अगर उसको नीचे डाल करके कागज़ के ऊपर उसकी सीमाएं बनाना चाहें, नहीं बना सकते। इसका मतलब इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात आती है कणों के बीच में रिक्त स्थान। कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। ठोस में नगण्य के बराबर होता है, लेकिन द्रव के अंदर रिक्त स्थान थोड़ा बहुत होता है। आयतन, आकार भले ही स्थिर नहीं होता है, इसकी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती, लेकिन इसका आयतन स्थिर होता है। जब तक इसको संपीड़ित नहीं करें, इस पर दबाव नहीं डाले या किसी प्रकार का कुछ गर्म ना करें, तो उसका जो आयतन होता है वो लगभग निश्चित रहता है। संपीड्यता कम होती है। ठोस में हमने देखा संपीड्यता नहीं के बराबर होती है, इसमें संपीड्यता होती है लेकिन कम होती है। अगली बात करते हैं विसरण की दर ठोस से ज़्यादा होती है। हमने पिछले आधे चैप्टर में प्रथम भाग में इसमें पढ़ा है, इसकी जो ठोस की विसरण दर बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसकी विसरण दर, अब विसरण क्या है, यानी पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के साथ में मिल जाना, फैल जाना, ये विसरण है। तो द्रव के कणों का दूसरे कणों के साथ में मिल जाना आसानी से हो जाता है, इसलिए इसकी विसरण क्रिया होती है लेकिन धीरे होती है। अगली बात करते हैं हम गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में क्या क्या विशेषता होती है, वही बिंदु एक एक पर चर्चा करें। इसका आकार बिल्कुल ही निश्चित नहीं होता। गैसीय अवस्था में हम उदाहरण दे सकते हैं हवा, गैस, वाष्प, ये सारी गैसीय अवस्था की बातें हैं। गैसीय अवस्था वाली वस्तुएं हैं, इनकी आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होती। इसकी सीमाएं द्रव की अपेक्षा भी ज़्यादा असीमित होती है, अस्पष्ट होती है। कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। द्रव के अंदर जो रिक्त स्थान होता है उससे कई गुना ज़्यादा रिक्त स्थान गैस के कणों के बीच में होता है। इसकी संपीड्यता अत्यधिक होती है। अगर हम इसको संपीड़ित करें, इसको दबाने का काम करें, तो इसकी जो संपीड्यता है वो बहुत ज़्यादा होती है, दब जाती है। अगर संपीड़ित कोई वस्तु की अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो आपको पता होगा LPG, यानी हम अपने घरों के अंदर जो चूल्हा जलाने वाली गैस लाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, वो गैस कैसी है? इसको हमने LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नाम दिया। वो किस रूप में है? हमारे घर में जब उस सिलेंडर को हिलाते तो पानी की तरह हिलता हुआ दिखता है। इसका मतलब वो जो गैस है अंदर भरी हुई, तो लेकिन वो इतनी दबा करके भरी हुई है कि वो द्रव के रूप में उस टंकी में है। इसी प्रकार से CNG, ये इसके कुछ उदाहरण है जो संपीड़ित गैस है। अगला बिंदु विसरण की बात करें तो द्रव जब विसरित हो सकता है तो हवा या कहें गैस अत्यधिक विसरित हो सकती है। इसमें विसरण की जो गति है, विसरण की गति बहुत तेज होती है। चूँकि इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और इनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, तो ये कण स्वतंत्र रूप से कुछ ज़्यादा घूम पाते हैं। अतः इनके कणों के बीच में ज़्यादा घूमने की जो प्रवृत्ति होती है, इस कारण से इसमें विसरण क्रिया भी बड़ी तीव्र होती है। हम इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें। तीनों चीज़ों के बारे में हमने अलग अलग गुण पढ़े हैं। हमने इसके कणों की बात की थी कि कण किस प्रकार से होते हैं। तो एक छोटा सा चित्र आप लोग देखिए। ये छोटे छोटे लाल बिंदु जो है वो सारे के सारे यूँ समझ लीजिए उस पदार्थ के कण हैं, और इस कणों से मिलकर के ये वस्तु बनी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि एक से एक कण चारों तरफ से एक दूसरे से टच है। सभी कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुए हैं। बहुत ही कम इसके बीच में स्पेस है, जगह है, रिक्त स्थान है। इसके मुकाबले हम द्रव की बात करें तो इस चित्र को देखिए, आसानी से हम देख पा रहे हैं इनके बीच में जगह है, रिक्त स्थान है। ऐसी अवस्था द्रव के पदार्थों के कणों की होती है। गैस की बात करें तो इसके कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक आपस में घूमते रहते हैं, यानी इसमें विसरण की गति बड़ी तीव्र होती है। तो ये तीनों चित्रों से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ठोस के कण हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। द्रव के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसको आसानी से अलग कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो रहते साथ साथ में है, असामान्य रूप से विसरण नहीं कर पाते। लेकिन गैस के कण स्वतंत्र रूप से, असामान्य रूप से कितना ही विसरण कर पाते हैं। अब कुछ छोटे मोटे उदाहरण है
कुछ चित्र है, आप लोग इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। चारों चित्रों को आप देखिए और अपने मन में सोचिए कि सबसे जो पहला चित्र है जिसमें पेड़ पौधे दिखे हुए हैं और वो झुक रहे हैं, इसका मतलब किसी न किसी कारण से झुक रहे, हवा के झोंके की वजह से। पास में कुछ पत्थर के टुकड़े हैं और ये किसी पानी की एक चित्र है और साथ में आपको हथौड़ा दिख रहा है। इन सब के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, ये कौन कौन सी अवस्थाओं के चित्र है। अब हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की। क्या पदार्थ जो है उसकी अवस्था को बदला जा सकता है? हमने 3 अवस्थाएं बताई, ठोस, द्रव और गैस। क्या ये एक दूसरे में बदली जा सकती है क्या? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ बदल सकता है, लेकिन स्वतः नहीं। उस पर किसी न किसी प्रकार का बाहरी रूप से कोई न कोई कारक काम करता है। उस कारक के अनुपस्थिति में ये अवस्था आपस में नहीं बदल सकती। तो वो कौन कौन से कारक है जो अवस्था परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं? उस कारकों में हम सबसे पहला कारक अगर पढ़ते हैं तो वो पहला कारक है तापमान में परिवर्तन। अगर हम वस्तु के साथ में ताप में परिवर्तन करें, उसको ऊष्मा दें अथवा ऊष्मा कम करें, यानी उसको शीतलता दें, तो उस पदार्थ के जो कण हैं, हर पदार्थ है कणों से मिलकर बना हुआ है, कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा कस करके बंधे हुए होते हैं। जब उन कस करके बंधे हुए कणों को हम ऊष्मा देंगे तो उस कणों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ताप बढ़ाने से कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है और ऊर्जा बढ़ते ही वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं और वो कण दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब जब ठोस के कण बिल्कुल नज़दीक थे तब तक वो ठोस था, जब ये कण थोड़ी थोड़ी अगर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वही अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव का चित्र दिमाग में लीजिए जिसमें कण दूर दूर होते हैं। अब सोचिए थोड़े दूर दूर हुए कण, उसको थोड़ी और ऊष्मा दे दे तो वही थोड़े से दूर दूर हुए जो कण है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि ठोस से द्रव, इसको और ऊष्मा देंगे तो द्रव से गैस अवस्था में वो परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ताप बढ़ाने से उस पदार्थ के कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था में वो परिवर्तित हो सकते हैं। और इसको हम चित्र के रूप में भी इस तरह से दिखा देते हैं। ठोस अवस्था है, उसको हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा बढ़ाई तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। द्रव अवस्था के अंदर भी हमने अगर ऊष्मा बढ़ाई तो क्या होगा? वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया। यही क्रम उल्टा भी चलता है, क्योंकि ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और भौतिक परिवर्तन हमेशा दूसरी साइड में भी चल सकता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। गैसीय अवस्था, इसको अगर हम शीतल करें, ठंडा करें तो ये गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल सकती है। और इसी द्रव अवस्था को हम वापस अगर ठंडा करें, शीतल करें तो द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल सकती है। हम उदाहरण दिमाग में ला सकते हैं पानी का। बर्फ़ ठोस है, गर्म किया, द्रव बन गया, पानी बन गया। पानी को गर्म किया, वाष्प बन गया, यानी गैसीय अवस्था बन गई। फिर से हमने उसको ठंडा किया तो गैस द्रव में बदल गई। अब इस पानी को हमने फ्रिज में रखा और ठंडा किया, फिर पुनः बर्फ बन गई। तो इस तरह से ये अवस्था आपस में परिवर्तित होती है। और ये परिवर्तित किसकी वजह से हुई? तापमान की वजह से, ऊष्मा देने से ताप में परिवर्तन किया, इस कारण से हुई। अब ये जो ताप वाला जो कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है ताप। इस ताप से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कई बार बिंदु आता है सामने, गलनांक। ये गलनांक क्या है? जब हम ठोस को गर्म करते हैं और गर्म करने की वजह से वो पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसको कहते हैं गलना या संगलन। जब वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, उसको परिवर्तित करने के लिए जितना तापमान चाहिए, यानी हम शाब्दिक रूप से कहें तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वह बिंदु, वह तापमान उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। और दूसरी बात, किसी ठोस का जो गलनांक है वो उसके कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कारण गलत लिख दिया गया है। किसी ठोस का गलनांक, किसी वस्तु के अगर कण है वो ज़्यादा शक्ति से जकड़े हुए हैं तो उसको ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
इसका जो गलनांक है वो ये बताता है कि पदार्थ कितना मजबूत है। ज़्यादा देना पड़ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा मजबूत पदार्थ है। दूसरी बात आती है क्वथनांक। ठोस से द्रव की तरफ जाइए। द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वही द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। क्यों हुआ? क्योंकि द्रव के कण भी इसी प्रकार से दूरी बना गए और उससे दूर होकर के गैस अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो हम इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या कह सकते हैं? जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव वाष्पित होकर के गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस न्यूनतम बिंदु को, जिस बिंदु पर वो परिवर्तित होकर के गैसीय अवस्था में गया था, उस बिंदु को द्रव का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अगली बात आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्ध्वपातन। बिल्कुल ही नया शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऊर्ध्वपातन क्या है? हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव बनता है, सबको पता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे नौशादर, कपूर, ये ऐसे पदार्थ है जो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन हम ज्यों ही उसको गर्म करने लगते हैं तो कपूर का द्रव नहीं बनता और कपूर सीधा वाष्प बन करके उड़ जाता है। यानी कि पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस से द्रव में नहीं आते वो और सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, पदार्थ के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण से हम लोग कपड़ों के अंदर कपूर इसलिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि कपूर जो है वो एंटीबायोटिक होता है, जीवाणुओं को मार सकता है, लेकिन मारने वाली और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन उसकी वजह से कपड़ा खराब हो सकता है। लेकिन कपूर जो है वो कपूर सीधा गैस अवस्था में बदलेगा, इसलिए कपड़े को खराब करने की संभावना है बहुत ही कम हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने तापमान परिवर्तन की। अब और वस्तु का जो अवस्था परिवर्तन होता है उसको परिवर्तित करने वाले और कौन कौन से कारक है? पहला कारक हमने तापमान परिवर्तन पढ़ा। दूसरा कारक है दाब में परिवर्तन का प्रभाव। दाब यानी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगाना, दबाव पड़। जब किसी वस्तु के अंदर हम दाब देते हैं तो वो वस्तु थोड़ा आकार में सिमट जाती है। हर वस्तु तो नहीं सिमटती, लेकिन हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो दाब जब वस्तु के ऊपर देते हैं, अब एक अंदाज कीजिए, गैस के कण है जो बहुत दूर दूर है, उसको किसी फिक्स बर्तन में, किसी फिक्स सिलेंडर में डाल करके ऊपर से पिस्टन के द्वारा अगर उसको दबाया जाता है तो वो कण क्या होंगे? जब दबेंगे तो उसके पास जगह कम होगी तो पास पास में आ जाएंगे। कणों को दबाने से पास पास में आए तो गैस अवस्था से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गए। उसको और संपीड़ित करेंगे और पास पास में आएंगे, यानी बिल्कुल ही अगर पास आ गए तो वही ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया। यानी दाब लगाने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, अर्थात उनके बीच का रिक्त स्थान कम होने लगता है, और जब रिक्त स्थान कम होता है तो वो अवस्था परिवर्तित कर लेता है। यानी दाब बढ़ाने से गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण भी है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले इसकी अवस्था परिवर्तन का जो चार्ट है, चित्र हम देख सकते हैं। गैसीय अवस्था है, उस पर हमने दाब बढ़ाया तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। द्रव अवस्था पर हमने वापस दाब बढ़ाया तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गई, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। और ठोस के ऊपर से हमने फिर से थोड़ा दाब जो बढ़ाया था वो दाब पुनः कम किया तो वो द्रव अवस्था में, और द्रव के ऊपर से जो दाब डाला गया था उस दाब को कम करने पर वो पुनः गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने सुना होगा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। याद कीजिए अगर सुना है तो, नहीं तो हम बात करते हैं ड्राई आइस क्या है। शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर जब दाब देते हैं, बहुत ज़्यादा दाब देने से, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और बहुत ज़्यादा दाब देने से वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम शुष्क बर्फ अथवा ड्राई आइस कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम अवस्था परिवर्तन के इस चार्ट को थोड़ा और ढंग से तरीके से पढ़ते हैं। तो ठोस है, हमने क्या किया, ठोस को द्रव में परिवर्तित किया। कैसे? ऊष्मा दे करके। जब ठोस को हमने ऊष्मा दी तो वो द्रव में परिवर्तित हो गया।
इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने सारी बातें पढ़ी है, उसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तित करना, गलना, ठोस गल रहा है तो इसको बोलते हैं संगलन। इसी प्रकार से द्रव का बदल करके गैस बन जाना, द्रव से गैस बनना, यानी पानी को गर्म किया तो वाष्प बनी, ये द्रव से गैस बन गया, तो क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण। बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल सही सोचा, वाष्पीकरण। द्रव को गर्म करके गैस बनती है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका उल्टा चले हम, अगर गैस को द्रव में परिवर्तित करना है, हमें ऊष्मा कम करनी पड़ेगी, शीतलता देनी पड़ेगी, लेकिन गैस का वापस द्रव बनना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संघनन। बिल्कुल राइट। द्रव को ठोस में परिवर्तित करना, यानी जब द्रव है उस द्रव की ऊष्मा और कम कर देंगे हम, और शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो ठोस बन जाएगा। द्रव से वापस ठोस बनना, ठोस से द्रव बनना तो संगलन होता है, लेकिन द्रव से ठोस बनना क्या कहलाता है? बिल्कुल जमना। बर्फ जमती है ना, द्रव पानी है, उससे जम करके बर्फ बन जाती है, इस क्रिया को कहते हैं जमना। अब एक अलग विशेष प्रकार की क्रिया, जिसके बारे में हमने एक बात तो आगे की है, क्या की है? कई बार हम देखते हैं कि ठोस को गर्म करते हैं, वो द्रव वाले चक्कर में ना पड़ करके सीधा गैस की तरफ भाग जाता है, यानी गैस बन जाता है। क्या कहेंगे इस क्रिया को? बिल्कुल राइट, ऊर्ध्वपातन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा की है। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना। अब यही प्रक्रम ठोस से गैस वाला उल्टा चले तो गैस से ठोस अवस्था में बदलना, ये कौन सा प्रक्रम होगा? इसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं निक्षेपण। गैस का ठोस में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। ये है अवस्था परिवर्तन का एक छोटा सा चक्र। इस तरह से अभी प्रश्न आया था, क्या अवस्था बदल सकती है? बिल्कुल, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ जा सकता है, और ये इस तरह का चक्र है। ये 4 क्रियाएं हैं जो हम नाम से जानते हैं, नाम दिमाग में आते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस का सीधा गैस में बदलना, ये अवस्था परिवर्तन का चक्र है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए। विश्वास करता हूँ कि आज जो हमने बातें की है, अवस्था और अवस्था परिवर्तन, और भी इन 3 अवस्थाओं के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने 2 और नई अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की है। हम अगले बिंदु में अगला जो वीडियो तैयार करेंगे, यानी अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। 2 और अवस्था हैं। फिलहाल आप लोग इस 3 अवस्थाओं के बारे में अच्छे से दिमाग में लीजिए। विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा।